आप देख रहे हैं खबर से आगे। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। खबर तो हमेशा हम आपको दिखाते हैं, अब खबर से आगे। सबसे पहले आज हम आपको यह बड़ी खबर बताना चाहते हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान के प्रति चीन का व्यवहार अपने आप में बहुत सारी चीजें सवालों के घेरे में खड़ा करता जा रहा है। एक ऐसी साजिश रच रहा है ड्रैगन, जिसकी वजह से हमें अब बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। दरअसल चीन जिस तरह से अपनी नदियों पर एक के बाद एक लगातार नए डैम बनाता चला जा रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि बिना बम के इस्तेमाल के, बिना किसी मिसाइल के इस्तेमाल के चीन दरअसल जल प्रलय से हिंदुस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल इसकी बात इसलिए सामने आ रही है क्योंकि चीन लगातार अपनी उन तमाम सीमाओं पर जहां पर बड़ी नदियां बहती हैं, एक के बाद एक ही नदी पर 18 डैम बना रहा है। आखिरकार इतने डैम की आवश्यकता क्यों है और आखिरकार ऐसा क्यों है कि चीन ये सब कुछ कर रहा है? आइए जरा अब इसकी परतें आपके सामने खोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम, यहां तक कि बांग्लादेश और वियतनाम तक चीन के इस जल प्रलय का बड़ा खतरा है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर 3 डैम तैयार कर दिए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शिपोंग नदी कहा जाता है। इस नदी पर डैम के जरिए चीन आर्टिफिशियल तालाब तैयार करने की कोशिश कर रहा है और इसी डैम के सहारे वो लगातार पानी के स्टोरेज को बढ़ाता जा रहा है। जिस दिन चीन चाहेगा उस दिन लाखों क्यूसेक वाटर इस डैम से रिलीज कर देगा, पानी रिलीज कर देगा। और जरा सोचिए क्या होगा। अरुणाचल प्रदेश पूरे तरीके से तबाह हो चुका होगा, लाखों लोगों को विस्थापित करना पड़ेगा। 2013 में उत्तराखंड में जो बादल फटने की घटना आई थी, वो इसके सामने मामूली नजर आएगी। जरा आप सोचिए, अरुणाचल बेसिन इसके पूरे तरीके से दायरे में आ जाएगा, सब कुछ तबाह हो सकता है। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं, यह बताने के लिए कि आखिरकार ये कितना बड़ा खतरा है और कैसे ये जो तमाम आप देख रहे हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र का हमारा हिस्सा, यहां पर चीन के जल प्रलय से सब कुछ तबाह हो सकता है। ये तस्वीरें चीन की सबसे नई और सबसे खतरनाक साजिश का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो क्या अरुणाचल प्रदेश पे 2013 में केदारनाथ की तरह तबाही आने वाली? ये साजिश है अरुणाचल प्रदेश में सैलाब लाने की। ये साजिश है डेंजरस डैम की, कृत्रिम झील बनाकर भारत में तबाही मचाने की। लद्दाख एलएसी पर भारत के हाथों मुंह की खाने के बाद अब चीन तिब्बत में ऐसा डैम बना रहा है जिसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ वाटर बॉम्ब की तरह करेगा। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे एक पूरा बेसिन है जिसे अरुणाचल सियांग बेसिन कहा जाता है। तिब्बत में बना झील अरुणाचल के लिए बहुत खतरनाक है। अरुणाचल के सभी विभागों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। 13,000 फीट की ऊंचाई से बेहिसाब रफ्तार में नदी का पानी जब आएगा तो अपने साथ चट्टान और मलबे बहा कर ले आएगा। उसके रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह हो जाएगी। पूरा अरुणाचल प्रदेश डूब सकता है। अरुणाचल प्रदेश का सांग, दिबांग, लोहित सब डूब जाएंगे। चीन भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र को कंट्रोल करना चाहता है। डैम के जरिए ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोककर या नदी की दिशा को बदलकर चीन भारत में नदियों को सुखा भी सकता है और अचानक डैम का पानी छोड़कर अरुणाचल प्रदेश को तबाही में झोंक सकता है। कहां है वो डैम और कितना खतरनाक है? चीन की ये साजिश जानकर पूरी तरह हैरान रह जाएंगे आप। और आइए अब आपको दिखाती हैं चीन की साजिश दरअसल है कैसी, और इसके लिए इस नक्शे के जरिए हम आपको चीन की साजिश बेपर्दा करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, जिसे वहां शाम्पो नदी के नाम से जाना जाता है। वहीं से ये सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर वहां से असम के रास्ते होते हुए बांग्लादेश से उसके बाद समुद्र में मिल जाती है। हमारे लिए गौर करने वाली बात यह है कि तिब्बत की जिस जगह से इस नदी को निकलती है, जिसे हम सांगपो कहते हैं, इसी जगह पर चीन एक बहुत बड़ा डैम बना रहा है। डैम की जगह पर एक बहुत बड़ी झील को तैयार भी किया जा रहा है। चीन की साजिश है कि इस डैम के जरिए भारत की तरफ आने वाले पानी को डायरेक्ट किया जा सकता है या रीडायरेक्ट किया जा सकता है या फिर पूरे तरीके से रोका जा सकता है। समुद्र तक से इस जगह की ऊंचाई 13,000 फीट की है, यानी कि 4,000 मीटर के आसपास है। अगर आप इसको और थोड़े से विस्तृत तरीके से समझिए, यह नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे हम ब्रह्मपुत्र के तौर पर जानते हैं और यहां जो समुद्र की सतह से ऊंचाई है वो मात्र 1500 मीटर है, यानी कि तकरीबन 3,000 के आसपास मीटर का फर्क है
तिब्बत से नदी निकलने में और अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचने में। पहले चीन ने इस पूरे डैम को बनाया है। यहां पर पानी स्टोर किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ वाटर बम की तरह कर सकता है। जरा सोचिए, 13,000 फीट की ऊंचाई से जब लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा और वो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर पहुंचेगा तो फिर क्या तबाही मचाएगा। इतना ही नहीं, जब ये पानी असम तक पहुंचेगा तो असम में भी ऐसा बाढ़ आएगा जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। दरअसल चीन की ये पूरी प्लानिंग 2016 से शुरू होती है। चीन ने 87,000 डैम बनाने का फैसला किया। आखिरकार एक देश में इतने सारे डैम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दरअसल चीन इसे एक हथियार के तौर पर सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि अपने 18 पड़ोसियों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। चीन की यांगसी नदी पर 100 डैम बने हुए हैं। 2013 से इसका निर्माण शुरू किया गया है। चीन की मेकोंग नदी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी में शुमार है, उस पर 11 डैम चीन ने बना रखे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह नदी साउथ चाइना सी से होकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, यहां तक कि वियतनाम तक पहुंचती है, यानी कि 5 देशों से गुजरती है। इसे लांगसांग नदी के नाम पर जाना जाता है। साउथ ईस्ट एशिया की तकरीबन 7 करोड़ से ज्यादा की आबादी की यह लाइफलाइन है, जिस पर चीन पूरे तरीके से अपना आधिपत्य चाहता है। तिब्बत में चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर एक और डैम बना रहा है। इसे 2015 में बनाने का काम शुरू किया गया है। ग्यासा डैम पर भी काम शुरू हो चुका है और इसे कभी भी शुरू किया जा सकता है। डांगू डैम पर काम 2017 में शुरू हुआ। इस तरह से 3 डैम मात्र 24 किलोमीटर के दायरे में हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश ये सोचेगा कि आखिरकार 24 किलोमीटर के दायरे में 3 बड़े डैम एक ही नदी पर बनाने की आवश्यकता क्या है? दरअसल चीन ने अपने जियोग्राफिकल पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। नदी पर नियंत्रण का मतलब है कि आप जब चाहें तब किसी भी देश में सूखा ला सकते हैं, जब चाहें तब किसी भी देश में बाढ़ के जरिए उसे तबाह कर सकते हैं। और यही चीन की नीयति है। चीन अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ कभी भी वफा नहीं कर सकता, इसमें तो अब कोई दो राय बची ही नहीं है। और यही बात हम आपके सामने स्पष्ट करना चाहते हैं कि कैसे चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर जो 3 डैम बनाए हैं, वो डैम अगले 10 साल में तैयार हो जाएंगे और उसके बाद 8 नए डैम बनाने का प्रस्ताव भी है। कुल मिलाकर चीन हिंदुस्तान के साथ एक बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। मुंबई के ईडी के ऑफिस में अभी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही है। धन दौलत की, कंपनी की, तमाम तरह की जो सवाल हैं, जो अनसुलझे हैं, उस पर बातचीत चल रही है। लेकिन इस बीच रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तों को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा इंडिया टीवी ने आपके सामने किया है। इंडिया टीवी को मुंबई पुलिस के सूत्रों से जानकारी मिली है कि 14 जून को, जिस दिन सुशांत राजपूत की मृत्यु हुई थी, उसके 6 दिन पहले रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के बीच में एक जबरदस्त झगड़ा हुआ था। नौबत हाथापाई तक आई थी। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक यह सभी जानकारी खुद मुंबई पुलिस को उसके बयान से जाहिर मिला है। रिया चक्रवर्ती के मुताबिक 8 जून को उसके बीच और सुशांत सिंह राजपूत के बीच बड़ा झगड़ा हुआ। यह झगड़ा दोनों के पारिवारिक संबंधों को लेकर हुआ। दोनों ने एक दूसरे के परिवारों पर कई तरह के आरोप बढ़े और उसके बाद सुशांत और रिया के बीच में झगड़ा इतना बढ़ा कि हाथापाई तक की नौबत आई। झगड़ा जब और ज्यादा बढ़ा तो फिर रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ जिस घर में रह रही थी, उसे छोड़कर बाहर निकल गई। इतना ही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के मोबाइल फोन के नंबर को भी रिया चक्रवर्ती ने ब्लॉक कर दिया। ये तमाम बातें रिया चक्रवर्ती ने पुलिस को बताई हैं। इससे ठीक विपरीत रिया चक्रवर्ती अभी तक ये मानते रही या बताती रही दुनिया को कि उनके और सुशांत सिंह राजपूत के संबंध बहुत ही अच्छे रहे, दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते रहे। यानी कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर आपके सामने इसी संबंध में प्रस्तुत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज एक नया हल्फनामा दायर कर रिया चक्रवर्ती ने इस पूरे मामले पर मीडिया ट्रायल चलाने का आरोप बढ़ा है। उन्हें इस बात को लेकर अफसोस है कि दरअसल ऐसा उनको प्रतीत होता है कि उन्हें दोषी ठहराया जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को लेकर। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि कई और अभिनेता हैं जिन्होंने बीते 1 महीने में आत्महत्या की है, लेकिन उनके बारे में कोई खबर नहीं आ रही। जाहिर सी बात है, वो अपनी बात को एक तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ रिया चक्रवर्ती ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर भी सीधा आरोप मढ़ा है।
रिया चक्रवर्ती ने इस पिटीशन के जरिए कहा है कि व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार इस पूरे मामले में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और बिहार के चुनाव को देखते हुए इस पूरे मामले को हवा देने की कोशिश की जा रही है और जांच एजेंसियों को, खास करके केंद्रीय जांच एजेंसियों को लगाया जा रहा है ताकि इस पूरे मामले से बिहार के चुनाव में फायदा उठाया जा सके। यह रिया चक्रवर्ती की याचिका है जो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इस याचिका पर कई सवाल खड़े होते हैं। आखिरकार ये सवाल क्यों ना खड़े हों? सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या वाकई में रिया चक्रवर्ती पर मीडिया ट्रायल हो रहा है? क्या मीडिया की इस कवरेज की वजह से आज सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से जुड़ी तमाम गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश नहीं हो रही है? क्या इस पहल की वजह से वाकई में पुलिस ज्यादा सक्रिय तौर पर काम कर रही है या नहीं कर रही? या आप खुद तय कीजिए। सीबीआई की जांच क्यों हो रही है? जाहिर सी बात है क्योंकि हम लगातार इस खबर को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप मढ़कर इस पूरे मामले में सक्रिय राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि अगर आप देखें तो सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ता है? जाहिर सी बात है यह एक मानवीय मुद्दा है, लेकिन इसे एक राजनीतिक कलेवर देकर रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट में एक और नया दांव खेलने की कोशिश कर रही हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, पूरी जांच मुंबई पुलिस अभी तक करती रही। मुंबई पुलिस की जांच पर कई तरह के सवाल खड़े किए गए और अंततः सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब बातचीत कर रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति यह बनती दिख रही है कि रिया चक्रवर्ती दाव पर दाव फेंकते चली जा रही हैं। उनके बयानों का विरोधाभास अपने आप में बहुत बड़ा है। धन दौलत का लेखा जोखा वो नहीं प्रस्तुत कर पा रही हैं और कुल मिलाकर स्थिति उनके लिए गंभीर भी बनती चली जा रही है। सुशांत की मौत पर सबसे ज्यादा उंगली उठ रही है उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर। रिया इस समय दो बड़ी जांच एजेंसी के रडार पर है। सुशांत की मौत में रिया के रोल पर सीबीआई जांच कर रही है। सुशांत के पैसों की हेराफेरी को लेकर रिया से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रहा है। आज दूसरी बार रिया अपने भाई के साथ ईडी के दफ्तर में पहुंची। ईडी रिया की फैमिली एंड कंपनी की जांच कर रही है। रिया की कमाई, रिया के भाई शौविक की कंपनियों पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। आईटीआर के मुताबिक साल 2017-18 में रिया की फिक्स्ड असेट 96,281 रुपए की थी। 2018-19 में फिक्स्ड असेट्स बढ़कर 9,05,597 रुपए तक पहुंच गई। साल 2017-18 में बाहर के सोर्स से होने वाली कमाई 1,27,625 रुपए थी, लेकिन अचानक ही साल 2018-19 में यह बढ़कर 2,38,334 रुपए हो गई। पिछले 1.5 साल में रिया 3 कंपनियों की मालकिन हो गई। मुंबई में करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद ली, यहां तक कि फॉरेन टूर पर जाने लगी। रिया के पास करोड़ों की दौलत कहां से आई? ईडी इसकी तफ्तीश में लगी है। हाथ में कोई फिल्म नहीं, लेकिन 4 बैंकों में 6 अकाउंट्स। कमाई का कोई खास सोर्स नहीं, लेकिन 3 कंपनियां बनवाई। सुशांत के खातों से 1 साल में निकाली गई पूरी डिटेल पहले ही आ चुकी है। इसे हासिल करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ये पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या इन रुपयों का कनेक्शन रिया की प्रॉपर्टी से तो नहीं है। रिया की पहली प्रॉपर्टी खार ईस्ट में है, जहां 322 स्क्वायर फीट का एक 1 BHK फ्लैट रिया चक्रवर्ती के नाम पर बुक है, जिसकी मौजूदा कीमत 1 करोड़ रुपए। दूसरी प्रॉपर्टी जुहू में है, जिसकी कीमत मार्केट रेट के मुताबिक 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच है। और तीसरी प्रॉपर्टी नवी मुंबई में है, जिसकी मौजूदा कीमत 50 लाख के करीब है। वहीं सामने आए कि रिया ने अपनी एक प्रॉपर्टी को छिपा कर रखा है, जो मुंबई के मलाड इलाके में है। साथ ही ये भी सामने आए कि जिस नवी मुंबई के फ्लैट के एड्रेस पर सुशांत की 2 कंपनियां रजिस्टर्ड की गई, उसका IP एड्रेस 17 बार बदला गया। ऐसा क्यों और किस वजह से किया गया, इसकी जांच भी ईडी कर रही है। रिया चक्रवर्ती के परिवार के साथ पूछताछ अभी जारी रहेगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कल यानी कि 11 अगस्त को भी इस पूरे मामले पर पूछताछ करेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी परतें खुल रही हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हर पक्ष अपने तरीके से दांव खेल रहा है। खबर से आगे में पड़ताल करते हैं कोरोना की। पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से अब तक 2 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं संक्रमित लोगों के। 7 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है दुनिया भर में, और हिंदुस्तान लगातार तीसरे नंबर पर संक्रमण और मृत्यु के आधार पर बना हुआ है। बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से 62,000 से ज्यादा नए संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं।
1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। देश में पहली बार एक दिन में 7 लाख से अधिक कोरोना के सैंपल की जांच भी की गई है। इस बीच देश में कोरोना जांच को लेकर आईसीएमआर ने अगस्त के अंत तक हर दिन 10 लाख सैंपल टेस्ट करने का टारगेट रखा है। लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है और दूसरी तरफ भारत के लिए राहत की बात यह है कि मॉर्टेलिटी रेट यानी कि लोगों की मृत्यु दर 2% के नीचे है। लेकिन यह राहत वाकई में बहुत मामूली है जब आप कोरोना के संक्रमण को देखते हैं, खास करके तब जब दुनिया के कई देश, खास करके यूरोपीय देशों में कोरोना का सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन यानी कि दोबारा कोरोना का इन्फेक्शन बड़े पैमाने पर सामने आ रहा है। ब्रिटेन में ऐसा देखा गया जहां पर एक दिन में बीते 24 घंटे में 500 से ज्यादा मौत रिकॉर्ड किए जा चुके हैं और संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि कई और देश, यहां तक कि इटली, स्पेन, इन सब जगहों पर स्थिति लगातार इसी तरीके से गंभीर बनती चली जा रही है। अगर हम कोरोना के आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करें तो अब स्पष्ट हो जाता है कि जो वीकेंड में यानी कि आमतौर पर हफ्ते के अंत के समय जो डेथ रेट है वो बिल्कुल अभी आपके स्क्रीन के सामने पर है। अगर आप इसे देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि लगातार डेथ रेट में बढ़ोतरी हो रही है और लोगों के मरने का सिलसिला बहुत तेज आगे बढ़ता चला जा रहा है। 18 जुलाई के अब आप आंकड़े सामने देखते चले जाइए कैसे हर महीने आगे बढ़ता चला जा रहा है और जैसे जैसे संक्रमण के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, लोगों की मृत्यु की संख्या लगातार बढ़ते बढ़ते अब 45,000 के पार पहुंच गई है। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में 10 लाख की आबादी में लगभग 500 लोगों की मृत्यु हो रही है। मॉर्टेलिटी रेट अमेरिका में 3% है, हिंदुस्तान में यह 2% के नीचे है। मेक्सिको में भी मॉर्टेलिटी रेट लगभग 3% के आसपास है। ब्रिटेन में 10 लाख की आबादी में करीबन 700 लोगों की मृत्यु हो रही है, यानी कि ब्रिटेन में मॉर्टेलिटी रेट हिंदुस्तान से कहीं ज्यादा आगे है। लेकिन भारत में 10 लाख लोगों में सिर्फ 31 लोगों की मृत्यु हो रही है और यही हमारे लिए सबसे उत्साहवर्धक खबर है जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन एक बात हम आपके सामने स्पष्ट तरीके से रखना चाहते हैं, कोरोना के संक्रमण को हल्के में मत लीजिए क्योंकि ये आपकी जिंदगी लील सकती है। और अगर कोरोना का सेकेंड वेव हिंदुस्तान में आता है, अभी तो फर्स्ट वेव खत्म भी नहीं हुआ है, सेकेंड वेव आ गया तो वाकई में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद कोलकाता के पॉलक स्ट्रीट की एक बिल्डिंग में आग लगी है। आग की लपटों को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, बताएंगे आखिरकार क्या वजह है। बने रहिए, छोटा सा ब्रेक। सुरभि शर्मा आगे खबर प्रस्तुत करेंगे आपके लिए।